शहर के मशहूर और दौलतमंद नौजवानों में अयान का नाम सबसे ऊपर था। अयान न सिर्फ दौलत और रुतबे का मालिक था, बल्कि उसकी शख्सियत में कुदरती हुस्न की एक ऐसी कशिश थी कि उसे देखने वाला हर शख्स अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेता था। गली से गुजरते हुए हजारों नजरें उसे देखती थीं, पर अयान की निगाहें किसी पर नहीं ठहरती थीं। उसके दिल में एक ही आरज़ू थी, उसकी बीवी इस दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। एक रोज उनके आलीशान बंगले में अयान की फूफी ज़ैनब खानम तशरीफ लाईं। फरीदा बेगम ने उनका खूब अच्छे से वेलकम किया, मगर अयान उन्हें पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि अयान जब 15 साल का था तभी से अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर ही रहा है। ज़ैनब खानम का निकाह एक बेहद गरीब खानदान में हुआ था। उनके शौहर उस्मान साहब और उनके लिबास से उनकी माली हालत साफ झलक रही थी। अयान की वालिदा फरीदा बेगम ने दिखावे के तौर पर खाने की बेहतरीन चीजें उनके सामने सजा दी। जाते वक्त ज़ैनब खानम ने अयान के सर पर हाथ फेरा और ढेर सारी दुआएं दी। उनके जाते ही अयान ने हैरत से मां से पूछा, अम्मी जान, ये कौन थीं और ये इस कदर उदास क्यों लग रही थीं? फरीदा बेगम के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, वो तुम्हारी फुफ्फी थीं और वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थीं। अयान चौंका, रिश्ता? क्या आपने लड़की को देखा है? क्या वो खूबसूरत है अम्मी? फरीदा बेगम ने यकीन दिलाते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, लड़की बेहतरीन है, बाअदब है, पर हाँ, वो लोग गरीब हैं और दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए अब तुम्हारे पास उसे देखने का वक्त नहीं है। मेरी पसंद गलत नहीं हो सकती। उस्मान साहब बारात का इंतजार कर रहे थे। अपनी हैसियत के मुताबिक वहां सजावट भी हो रखी थी। निकाह का दिन आया। जब बारात उस्मान साहब के घर पहुंची तो अयान ने देखा कि वहां गरीबी अपनी हदें बता रही थी। दावत का कोई खास इंतजाम न देखकर अयान को अंदर ही अंदर इंसल्ट महसूस हुई। वहां तो गरीबी इस हद तक थी कि उस्मान साहब ने शर्मिंदा होते हुए बताया कि खाने का इंतजाम भी फरीदा बेगम ने ही किया है। अयान को सख्त गुस्सा आया। उसने जल्दी से खाना खाया और बिना किसी से बात किए अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया। कमरे में जाकर अयान ने थकावट का बहाना किया और बेकरारी से घूंघट उठाया। जैसे ही उसने दुल्हन, जिसका नाम आयरा था, उसका चेहरा देखा तो उसे एक सन्नाटा सा छा गया। जिस हुस्न की वो ताउम्र ख्वाहिश रखता था, आयरा उसके बिल्कुल उलट थी। उसका रंग गहरा सांवला था और आंखों में खूबसूरती की जगह सिर्फ खामोशी थी। अयान ने गुस्से से कहा कि उसे वो नहीं पसंद। उसे तो एक बेहद खूबसूरत बीवी का ख्वाब था और उससे कहा कि वो उसे तलाक दे देगा। मगर आयरा बहुत रोई, उसके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि आप बेशक दूसरी शादी कर लें, मगर मुझे तलाक ना दें। मैं आप लोग की खिदमत करूंगी और किसी कोने में रह लूंगी, मगर आप मुझे तलाक ना दें। अयान कमरे से बहुत ही गुस्से से बाहर निकल गया। आयरा फर्श पर बैठी टूटे दिल से उसे देखती रही। फिर वो अपनी माँ के पास आया और माँ से बड़ी मायूसी से कहा, अम्मी, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। फरीदा बेगम ने बस एक अजीब सी हंसी के साथ जवाब दिया, वक्त तो बेटा, दिल का हुस्न जरूरी है। अगले ही दिन अयान ऑफिस चला गया। उसके दोस्त ने उसका उतरा चेहरा देखा। वो कुछ समझा नहीं। अपने घर शाम को उसके दोस्त तलहा ने उसे दावत पर बुलाया, मगर अयान मना कर रहा था। अयान अपनी सांवली बीवी को दोस्तों के सामने नहीं ले जाना चाहता था, पर तलहा की जिद पर वो तैयार हो गया। शाम को अयान आयरा के साथ तलहा के घर आया। तलहा ने आयरा को देखा तो वो समझ गया अयान की मायूसी को। तलहा के घर पर तलहा की बीवी भी आयरा से मिली। सबने मिलकर खूब गपशप किया, मगर आयरा खामोश उदास बैठी थी। घर पर खाने की मेज पर आयरा की बहन आलिमा काम कर रही थी। आलिमा को देखते ही अयान की नजरें ठहर गईं। आलिमा इतनी हसीन, गोरी और नक्शों की इतनी कमाल थी कि अयान को लगा जैसे उसकी बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। आयान तलहा से मिलने एक रेस्टोरेंट गया। वहां आयान ने आलिमा का हाथ मांगा, मगर तलहा को ये मंजूर नहीं था। उसने फौरन उसे मना कर दिया।
मगर दौलत और रुतबे के आगे तल्हा ने अपनी दोस्ती और हिचकिचाहट को छोड़ दिया। जल्द ही आयान का दूसरा निकाह आलिमा से हो गया। शादी वाले दिन वो दोनों बहुत खुश थे, मानो आयान को सारी दुनिया ही मिल गई हो। जब अलीमा घर में आई तो अयान ने आयरा के साथ बेरुखी का सुलूक किया। उसने आयरा का सारा सामान निकाला और कहा, ये घर अब अलीमा का है, तुम जाकर अम्मी के कमरे में या स्टोर रूम में रहो। आयरा की आंखें डबडबा गईं, पर वो खामोश रही। उसने चुपचाप अपने कपड़े उठाए और स्टोर रूम की अंधेरी कोठरी में चली गई। फरीदा बेगम को तो जैसे एक मुफ्त की खादमा मिल गई थी। आयरा घर की नौकरानी की तरह सुबह से रात तक काम करती, कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। जरा सी गलती पर सास उसे बेइज्जत करती थी। आयरा सब चुपचाप सहती रही। उसके होठों पर कभी शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं आया। कुछ महीनों बाद आलिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अयान की खुशी की इंतहा नहीं थी। सब लोग बहुत खुश थे। फरीदा बेगम ने आलिमा को गले लगाया और उसे सोने का तोहफा भी दिया, पर अंदर ही अंदर आयरा की खामोशी उसे कभी कभी बेचैन कर देती थी। एक सर्द रात अयान को स्टोर रूम से किसी के सिसकने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। वो चुपके से उठा और दरवाजे से झांका। तभी उसने जो मंजर देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। फरीदा बेगम ने आयरा के हाथ बांध रखे थे और उसे जोर जोर से मारते हुए चीख रही थीं। हाँ, मुझे याद है जब तुम्हारी माँ, जो खुद बहुत अमीर थीं, उन्होंने भरी महफिल में मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। जब मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा तो उन्होंने मुझे जलील किया था। ऊपर वाले ने उनसे दौलत छीन ली, पर मैं उस तौहीन को नहीं भूली। मैंने तुम्हें बहू नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारे हुस्न को देखकर तुम्हारी माँ से लिया हुआ बदला पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तेरी बदसूरती मेरे बदले की निशानी है। ये खुलासा सुनकर अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से से दरवाजा खोला, माँ को पीछे हटाया और रोती हुई आयरा को अपने सीने से लगा लिया। अयान अपनी माँ के पास गया और बोला, आज मुझे अपने आप पर नहीं, बल्कि उस परवरिश पर अफसोस हो रहा है जिसने मुझे अपनों पर अंधा यकीन करना सिखाया। मैं आज ही आयरा से माफी मांगूंगा और उसे वो इज्जत वापस दिलाऊंगा जिसकी वो हकदार है। मैं उसे यहां से और आपसे दूर ले जा रहा हूं। उसने उसी वक्त आयरा को वापस अपनी बेगम का दर्जा दिया और शहर में एक शानदार घर खरीदकर उसे वहां इज्जत से रखा। अब अयान एक दिन आयरा के पास गुजारता था और दूसरे दिन आलिमा के साथ। आयरा की खामोशी में छिपे सच्चे दिल और सब्र ने आखिरकार अयान की आंखें खोल दी थी। उसे एहसास हुआ कि हुस्न की असलियत रंग में नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी में होती है।